नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूं देर से प्रोग्राम शुरू होने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी हम लोग हृदय संबंधी रोगों पर यहाँ चर्चा कर चुके हैं। कई विशेषज्ञ आपके सामने अपने बात रखे हैं, लेकिन फिर भी हृदय संबंधी बीमारियों को जानने के लिए आप लोगों में उत्सुकता है। आप लोग मांग करते रहते हैं कि हृदय रोग पर, हार्ट अटैक पर और चर्चा हो। तो इसको ध्यान में रखते हुए आज फिर से हम लोग हार्ट अटैक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हार्ट अटैक के क्या लक्षण हैं, किस कारण से होता है, क्या रिस्क फैक्टर हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए हम लोग को हार्ट अटैक होने के बाद, तुरंत बाद, और कौन से वो प्रयास होना चाहिए ताकि हार्ट अटैक जैसे खतरनाक जो स्थिति पैदा होती है उससे बचा जा सके। यानी एक कंप्लीट पिक्चर हम लोग आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे हार्ट को स्वस्थ रखने का, और जब उसमें उससे संबंधित जब बीमारी हो जाए तो उसे दूर करने का। तो इस तरह यह हमारी कोशिश होगी। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर नरेश गोयल साहब। आप जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में कंसल्टेंट हैं। तो मैं समझता हूं कि इनके नॉलेज और अनुभव हम लोग को लिए लाभदायक साबित होगा। ये अपने व्याख्यान से हम लोग को ये बताने की कोशिश करेंगे कि आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकें। तो इस उम्मीद के साथ डॉक्टर गोयल को आमंत्रित करता हूं कि अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम सर। नमस्कार। जैसा कि अमरेंद्र जी ने बताया कि अपने हार्ट की बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और हार्ट अटैक अपने आप में एक जानलेवा बीमारी है और हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे विश्व में जिस प्रकार के लोगों में हार्ट अटैक की और हार्ट की बीमारियाँ होती हैं, हम हिंदुस्तानी पैदाइशी ही उसके अंदर हमें ज़्यादा बीमारी होती है, ज़्यादा हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। जैसा कि अमरेंद्र जी ने कहा कि हार्ट अटैक के बारे में एक संपूर्ण पिक्चर मैं कोशिश करूँगा बहुत ही कम समय में लगभग आपको समझा पाऊँ कि क्या हार्ट अटैक है और हमें क्या करना चाहिए। हार्ट अटैक अपने आप में एक बीमारी है जिसमें हृदय को खून नहीं मिलता है। इसका कारण होता है हृदय की खून की नस। जैसे कि हम जानते हैं हृदय का काम सारे दिन खून से ही होता है। वो खून लेता है, फेफड़ों में खून भेजता है ताकि खून की सफाई होती है, फिर पूरे शरीर में खून का संचार होता है। लेकिन हृदय को भी काम करने के लिए खून की आवश्यकता होती है। हृदय की मुख्यतः 3 नसें होती हैं। उन 3 धमनियों में से कोई नस या उसकी कोई ब्रांच जब अचानक बंद हो जाती है, तब उसके कारण से उस शरीर के हृदय के उस हिस्से को खून नहीं मिलता है, तो जिसके कारण से हार्ट अटैक हो जाता है। उस प्रकार का वो हिस्सा जिसको खून नहीं मिलता है वो अचानक काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा हृदय ही रुक जाता है, लेकिन एक हृदय का हिस्सा, जो कि देखिए हृदय जो है अपने आप में पूरा अमूल्य है, कोई भी हिस्सा उसका रिप्लेस नहीं किया जा सकता। शरीर का कोई पार्ट नहीं है या मशीन का कोई अंग नहीं है कि हम उसे बदल सकें। जो है वह इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, उसी को हमने यूज़ करना होता है, और उसी के अंदर अगर वो पूरा डैमेज हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। और जब हृदय धमनी रुक जाती है, हृदय के अंदर खून का संचार रुक जाता है, तो 20 मिनट के अंदर अंदर ऐसा डैमेज शुरू हो जाता है जो कि बाद में बदलाव करना उसके अंदर मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी थोड़ी संभवता रहती है। 24 घंटे के अंदर लगभग संपूर्ण रूप से वो डैमेज हो जाता है। इस चीज़ का पता लगाने के लिए कि जब तक दर्द चल रहा है तब तक मान के चलिए कि उसके अंदर कुछ संभावनाएं हैं, और उस अगर नस को हम खोल लें तो हमें उसका फ़ायदा हो सकता है। अब बात है कि हमें पता कैसे पड़ेगा कि ये हार्ट अटैक हो रहा है, क्या हो रहा है, कब होता है। तो भाइयों, ऐसा है कि जब हमें अचानक कोई छाती में भारीपन लगे, या छाती में अचानक जलन का एहसास होने लगे, या कोई अचानक सांस में तकलीफ़ आने लगे, या अचानक ही बहुत ज़्यादा कमजोरी लगे, साथ में एक कोई इन्फीरियर हार्ट अटैक जिसको हम बोलते हैं, उसमें कई बार उल्टी या जी घबराना प्रकार के लक्षण भी होते हैं। अगर जैसे किसी को इस प्रकार की तकलीफ़ होती है, तो हमारा सबसे पहले इसमें आग्रह रहता है कि उस व्यक्ति को पहले से क्या तकलीफ़ें हैं, उसी के ऊपर इस चीज़ का लक्षण निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है, उसको शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ जिसको हम बोलते हैं, या उसको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है, या उसके घर परिवार में माता पिता भाई बहन किसी को भी कम उम्र में हार्ट अटैक हुआ हो,
या उसके कोलेस्ट्रॉल के रैपिड्स ज़्यादा हैं, या उसको स्मोकिंग की आदत है। और इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि जिन लोगों में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होता है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम करते हैं, उन लोगों में इस प्रकार के होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये कारण नहीं है कि जिस कारण से हम कहें कि ये कारण अपने आप में हार्ट अटैक करते हैं, लेकिन ये रिस्क फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जो आके व्यक्ति को मोर को प्रोन करते हैं कि उसके अंदर हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती हैं। ये सब मिलकर के हार्ट अटैक करते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति में ये चीज़ें नहीं होंगी उसको हार्ट अटैक हो नहीं सकता, या जिसमें ये होंगे उसको हार्ट अटैक जरूर होगा। लेकिन अगर ये फैक्टर्स होते हैं तो हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो इस प्रकार का कोई भी भाई या बहन, उसको इस प्रकार की कभी कोई ऐसी तकलीफ होती है जिसमें सीने में जलन महसूस हो, छाती में भारीपन महसूस हो, या अचानक सांस फूलने लग जाए, या अचानक पसीने बहुत आने लग जाए, कई प्रकार ये दूसरी बीमारियों के भी लक्षण होते हैं। लेकिन इस प्रकार के लक्षण जिनको ये रिस्क फैक्टर होते हैं, अगर इनको किसी प्रकार को हो तो तुरंत अपने नज़दीकी चिकित्सक से संपर्क करें और जहाँ तक हो सके एक ECG जरूर करवा लें। जो चिकित्सक हैं, जैसे हम लोग जब देखते हैं इस प्रकार के कोई व्यक्ति जब आते हैं हमारे सामने, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम देखें कि व्यक्ति की पहले बैकग्राउंड क्या है, उसको हिस्ट्री क्या है। अगर उसको पहले एक बार हार्ट की तकलीफ हो रखी है तो दोबारा होने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर नहीं हो तो हो सकता है कई बार ये एसिडिटी के कारण से भी इस प्रकार के लक्षण होते हैं। लेकिन भाइयों, ये बात आप मान के चलिए, हार्ट अटैक अपने आप में बहुत जानलेवा है, और कौन सा हार्ट अटैक जान ले लेगा हम नहीं कह सकते। इसमें कुछ गलत धारणाएं हैं, वो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। एक तो लोग कहते हैं कि हर व्यक्ति 3 हार्ट अटैक तक संभाल सकता है, उसके बाद चौथा हार्ट अटैक जानलेवा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये अपने आप में पहला हार्ट अटैक भी काफ़ी सीरियस हो सकता है, और भाइयों 10 से 20% लोगों में हार्ट अटैक अचानक जान ले ही लेता है। इसका प्रमुख लक्षण ही सडन कार्डियक डेथ हो जाता है, मुख्य लक्षण ही। दूसरी बात, एक बहुत बड़ा मिथ चलता है कि बाईं तरफ दर्द है तो हार्ट अटैक हो सकता है, दाईं तरफ है तो ये हार्ट का पेन नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत एक मिथ्या धारणा है। हार्ट अटैक के दर्द का दाएं या बाएं से कोई भी लक्षण से संबंधित नहीं होता। ये हमारे इस हाथ में, दाएं हाथ में, बाएं हाथ में, ऊपर कान तक और नीचे नाभि तक, कहीं पर भी इस प्रकार की तकलीफ हार्ट अटैक के कारण से हो सकती है। जो जलन या दर्द या भारीपन जो हम कहते हैं, मुख्यतः अगर कहा जाए तो प्रमुखतः अगर किताबी पिक्चर से देखा जाए तो उसमें छाती के बीचों बीच, ये जो रेट्रोस्टर्नल एरिया हम इसको बोलते हैं, इसके अंदर इस प्रकार की तकलीफ होती है। लेकिन कई बार केवल बाएं हाथ में, कई बार केवल दाएं हाथ में, या केवल उंगली के अंदर ही ऐसी तकलीफ होती है। तो इन सब बातों के, ये नहीं कि हर व्यक्ति जिसको उंगली की तकलीफ हो रही है उसको हार्ट अटैक हो रहा है। लेकिन अगर इस प्रकार के लक्षण हैं, इस प्रकार का बैकग्राउंड है जिसमें ऐसी परेशानियां हैं, व्यक्ति डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, उम्र ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल जॉब है, इस प्रकार की अचानक भारीपन तकलीफ होता है जैसा आपने पहले कभी महसूस नहीं किया, तो ज़रूर अपने चिकित्सक से संपर्क करें। चिकित्सक की ड्यूटी बनती है कि वो आपको सब चीज़ें एग्जामिन करे। एग्जामिन करने के साथ में आपकी पल्स रेट देखे, आपका BP देखे, और फिर आपकी एक ECG करे। ECG से मुख्यतः हार्ट अटैक, जो भी भिन्न प्रकार के हार्ट अटैक होते हैं, वो पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन नॉर्मल ECG होना भी, अगर ये हार्ट अटैक मना नहीं करती है कि हार्ट अटैक नहीं हो। 10% केसेस के अंदर ECG बिल्कुल नॉर्मल होती है, 50% में हार्ट अटैक बिल्कुल क्लियर आ जाता है, और 40% केसेस के अंदर ECG एबनॉर्मल होती है। तो अगर ECG के अंदर गड़बड़ नहीं हो, ECG में गड़बड़ है तो ठीक है कि हार्ट अटैक है, नहीं है तो हमें उसको पता करने के लिए फिर ब्लड टेस्ट आते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट ऐसे होते हैं जो कि तुरंत पता लगा लेते हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं जो 3 घंटे में पता लगाते हैं, कुछ 6 घंटे में पता लगाते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के ब्लड टेस्ट होते हैं। तो जिस प्रकार से आपको जितनी देर से तकलीफ हो रही है उसके अनुसार, उसके मद्देनज़र हम उस प्रकार के ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि हमें पता पड़ जाए कि क्या ये हार्ट अटैक से लक्षण है या नहीं है। आज दिल्ली में मुख्यतः सभी अस्पतालों में एक इकोकार्डियोग्राफी की फैसिलिटी उपलब्ध रहती है। रात के टाइम हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो, बट दिन के टाइम में लगभग सब जगह है। तो ऐसे केस में अगर आपको इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो अस्पताल में अगर कोशिश रहती है कि इको की अगर फैसिलिटी उपलब्ध हो तो तुरंत एक इकोकार्डियोग्राफी करके देखा जाए, एक स्क्रीनिंग देख लिया जाए कि हार्ट के किसी हिस्से में अगर कमजोरी आ रही है और वो ताज़ा कमजोरी है, पहले से उस व्यक्ति को कभी कोई हार्ट की तकलीफ नहीं है, तो वो हार्ट अटैक का द्योतक हो सकती है। तो अगर आपको उस प्रकार की तकलीफ है, ECG में या चेंजेस हैं, या खून की जांच में गड़बड़ है, या इको के अंदर गड़बड़ है जो कि पुरानी नहीं है, ताज़ा गड़बड़ है, तो मुख्यतः लगभग ये डायग्नोसिस सर्टन हो जाता है कि हार्ट से रिलेटेड तकलीफ है और हार्ट अटैक है। अब है कि हमने पता लगा लिया हार्ट अटैक है, तो आगे क्या करें। ऐसे में आपके जो चिकित्सक होते हैं तुरंत सलाह देते हैं कि आप तो खून की आपने जाँच कर ली है,
उस नस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हार्ट अटैक हार्ट की नस के बंद होने के कारण से होता है, तो हमारा मेन एम इसमें रहता है कि उस नस को खोला जा सके। इस नस को खोलने के हमारे पास मुख्यतः 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका जो कि हम पिछले 20 सालों से यूज़ कर रहे हैं कि हमने खून पतला करने की बहुत तेज़ दवाई को देना पड़ता है, जिसको हम हाथ में नस में सुई लगा करके उस चीज़ का इंजेक्शन देते हैं, या हम इसको अंग्रेजी में, हमारे भाषा में, मेडिकल भाषा में थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं। थ्रोम्बोलाइसिस के लिए पहले हम स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन यूज़ किया करते थे, आजकल उससे ज़्यादा स्पेसिफिक इंजेक्शन आने लगे हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इनकी कॉस्टिंग करीबन 40 से 50 60 70 हज़ार रुपये तक भी पड़ सकती है। लेकिन ये किसी एक जगह नहीं जाते हैं। जैसे कि इंजेक्शन अगर हमने हाथ में या किसी नस में दिया है तो वो पूरे संपूर्ण शरीर में जाएगा। तो किसी भाई या बहन को पहले कोई ब्लीडिंग हो रखी हो, ताज़ा कोई सर्जरी हुई हो, यहाँ कहीं पे कोई एक्टिव ब्लीडिंग हो, या कोई ब्रेन में लीजन हो, या ब्रेन के अंदर कोई और बीमारी हो, तो ऐसे केसेस में इससे ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। अब ये आपके चिकित्सक ही निर्धारित करते हैं कि हाँ रिस्क कितना है और उस चीज़ का बेनिफिट कितना है, तो ये इंजेक्शन दिया जाए। लेकिन आज हमारे पास पिछले कुछ वर्षों से इससे बेहतर तकनीक आ गई है जिसमें हम कम रिस्क के साथ उस नस को खोल सकते हैं, जिसको कि हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इसके अंदर आपके जो चिकित्सक होंगे वो तुरंत आपको सलाह देंगे कि आपकी एंजियोग्राफी करी जाए। एंजियोग्राफी करके ये देखा जाता है कि नस की जो हृदय की कौन सी नस है, कौन सी धमनी कहाँ पर बंद है। जब हम देखते हैं तो संपूर्ण धमनियाँ, सारी धमनियाँ देखते हैं, और फिर जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट अटैक होता है वो मुख्य नस के बंद होने से होता है। तो वो नस, जो भी नस बंद है उसको हम खोल सकते हैं। जैसे कि नस है, ये हाथ या पैर से एंजियोग्राफी की जाती है, उन्हीं तारों के द्वारा अंदर भिन्न और पतले तार डाल करके उस नस को खोला जा सकता है, जिसको कि हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। प्राइमरी एंजियोप्लास्टी में डॉक्टर की कोशिश रहती है कि पहले जो खून की गांठें वहाँ पे पड़ी हैं उसको हम एक्सपोर्ट कैथेटर के द्वारा उन खून की गांठों को निकाल लें। फिर हम उस एरिया को बैलूनिंग करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हृदय के जिस हिस्से को खून नहीं मिल रहा है उसको खून मिलना शुरू हो जाए। एक बार खून मिलना शुरू हो जाता है तो दर्द में भी आराम आ जाता है, प्लस जो हृदय का हिस्सा डैमेज हो रहा है उसका डैमेज होना रुक जाता है, वो प्रिवेंशन होने लग जाता है, आगे फर्दर डैमेज उसका नहीं होता है। और उसको संपूर्ण रूप से ठीक करने के लिए अगर जो नस बंद है बैलूनिंग के द्वारा खुल जाती है तो ठीक है, नहीं तो अधिकतर उसके अंदर स्टेंट लगाने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसको हम प्राइमरी स्टेंटिंग कहें या प्राइमरी एंजियोप्लास्टी विद स्टेंटिंग कहते हैं। उसके बाद में अगर वहाँ पे उसके अंदर या बाद में भी चिकित्सक को लगता है कि हाँ उसके अंदर खून की गांठें, तो खून पतला करने की दवाइयाँ दी जाती हैं, जिनका कि ब्लीडिंग का रिस्क ये थ्रोम्बोलाइसिस वाली दवाइयों के मुकाबले कम होता है। तो भाइयों ये करीबन आज के टाइम में इट हैज़ बीन ये प्रूव हो चुका है कि ये सबसे बेहतर तरीका है जिसके द्वारा कि हम कम खतरे के अंदर हार्ट अटैक के होने वाले नुकसान को, उस चीज़ को कम से कम तरीके से, कम नुकसान के साथ उसको रोक सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। आइडियली जो कि एक स्टैंडर्ड गाइडलाइन है उसमें ये कहा जाता है कि तकलीफ़ शुरू होने के बाद जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर ने जैसे ही डिटेक्ट किया है तो 1 घंटे के अंदर आपकी नस खुल जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि जैसे ही व्यक्ति अस्पताल के अंदर हुआ वो डोर टाइम हो गया, प्लस जैसे ही उसकी एंजियोग्राफी के द्वारा देखने के बाद वो नस खोल दी गई तो बैलूनिंग टाइम, तो डोर टू बैलून टाइम शुड बी लेस देन 90 मिनट्स, और कोशिश करते हैं कि लेस देन 60 मिनट्स के अंदर ही हम तुरंत उस व्यक्ति की नस खोल दें। आजकल दिल्ली में ऐसे बहुत सारे सेंटर हैं जहाँ पे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आपको मैं नहीं कहूँगा कि किसी को हार्ट की तकलीफ़ है या नहीं, लेकिन ये हमें जानकारी रहनी चाहिए कि हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसे कौन से सेंटर हैं जहाँ पे इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। आप बाज़ार में हैं, घर में हैं, आपको आइडिया रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं उस इलाके में रहता हूँ, मेरा घर उस इलाके में, मुझे वहाँ जाके इलाज कराना चाहिए। देखिए ऐसे वक्त में, ऐसे टाइम के अंदर समय सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आपको लगता है आपको कि उस वक्त हार्ट अटैक है, अपने तुरंत जहाँ पे भी हैं वहाँ डॉक्टर से संपर्क करें, और जो भी डॉक्टर राय दे और जो भी नज़दीकी अस्पताल उपलब्ध हो जहाँ पे कि ये नस खोली जा सकती है, वहाँ जा कर के वो नस खोलने वाला काम करें। इसकी करीबन जो कॉस्टिंग है 1.5 से 2 लाख रुपए के करीब पड़ जाती है। भिन्न अस्पतालों में अलग हिसाब से, जो भी अलग तरीके से कितनी नस बंद है, किस साइज़ का स्टेंट लगेगा, कौन सी क्वालिटी का स्टेंट है, लेकिन आज के टाइम में इसकी 1 से 2 लाख के बीच के अंदर कॉस्टिंग लगभग आ जाती है। तो कोई भी डॉक्टर या अस्पताल, जैसे मेरा अस्पताल है, हम लोग तुरंत ये नहीं कहते कि आप पैसा जमा कराइए, लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य जो यहाँ पर है कि आपके अगर पास है कि आप इसको स्पेंड कर सकते हैं,
और चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस वक्त में बिना ज़्यादा सोचे समझे ये चीज़ कराना सबसे ज़्यादा श्रेयस्कर है। आप उस वक्त टाइम ना लें कि हाँ मुझे कहाँ से सलाह लेनी है या मुझे उस चिकित्सक के पास जाना है, फलाने के पास जाना है। इस वक्त जो भी उपलब्ध है वहीं पे जाकर के इस चीज़ को कराएं, और उसके बाद जहाँ पे आपको लगता है वहाँ पे अपने डॉक्टर से जाकर के इसके बारे में राय कर सकते हैं। एंजियोप्लास्टी आज के टाइम में बहुत, उसके अंदर हार्ट अटैक के अंदर जितना ज़्यादा प्रिवेंशन हो सकता है वो उसी के द्वारा प्रिवेंशन हो सकता है। उसके पश्चात जब एंजियोप्लास्टी हो जाती है, डॉक्टर आपको अपने वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं और आपकी रिकवरी के अनुसार अमूमन 2 से 3 दिन के अंदर आपकी छुट्टी हो जाती है। अब आती है कि छुट्टी के पश्चात अपने को क्या करना है। जैसा मैंने बताया कि एंजियोग्राफी में हम केवल वही नस नहीं देखते जो कि बंद होती है, हम सभी प्रकार की जो नसें होती हैं सभी को देखते हैं, हार्ट की तीनों नसों को देखते हैं, उनकी सारी ब्रांचेस को देखते हैं। ऐसे में जब छुट्टी होती है तभी आपको डॉक्टर बताता है कि भैया आपकी दूसरी नस के अंदर भी कोई ब्लॉकेज है या तीसरी नस में भी कोई ब्लॉकेज है। इस वक्त जब हार्ट अटैक होता है तो बाकी नसों को नहीं टच करना चाहिए, लेकिन आपका चिकित्सक आपको बताएगा कि हाँ बाद में अगर आपको दूसरी नस को भी खुलवाने की आवश्यकता है, उसके लिए दोबारा एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता है या बाईपास की, वो आपके डॉक्टर उस वक्त आपको बता देंगे। अगले आज के टाइम में अगर आप टाइमली ये इंटरवेंशन हो जाता है तो हफ्ते भर के अंदर आप वापस जा कर के अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा एग्रेसिव काम नहीं, लेकिन उठने बैठने सुपरविज़न का सारा काम अपना ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हार्ट को ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तो आराम से आप विद इन ए वीक आप अपना ऑफिस ज्वाइन करके रूटीन कार्य शुरू कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना उस टाइम अलाउड नहीं है। उस वक्त जब डिस्चार्ज किए जाते हैं तो 4-5 प्रकार की दवाइयाँ डॉक्टर आपको लिख करके देता है। एक रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम बताता है कि किस प्रकार से आपको थोड़ा सा अपनी एक्टिविटी बढ़ानी है। अगर जो भाई स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल टाइम होता है जिस वक्त हमें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, डॉक्टर भी समझाते हैं। और मैं कहूँगा कि उस वक्त सभी परिवारजनों को, मित्रगणों को उस व्यक्ति की कोशिश करनी चाहिए कि ये हाई टाइम होता है, व्यक्ति समझता है, उसे पता होता है कि हाँ स्मोकिंग के कारण से उसको ये नुकसान हुआ है और इसको हम संपूर्ण रूप से बंद कर सकते हैं। गोलियां जो 4-5 प्रकार की दी जाती हैं वो आपकी तकलीफ़ के लिए नहीं दी जाती हैं, वो आपकी बीमारी के लिए दी जाती हैं। तो इस प्रकार की गोलियां आपको रेगुलर तब शुरू रखनी चाहिए। इस पर हम लोग चर्चा करें जारी रखेंगे। पहले एक दर्शक हैं कानपुर से, शैलेश जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। जी, सवाल पूछिए। सर एक्चुअली 2-3 बार मेरे बाईं तरफ हार्ट पे दर्द हुआ, 1-2 महीने पहले। उसके बाद कुछ नहीं प्रॉब्लम हुई, तो क्या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे मेरी एज 20 ईयर्स है। शैलेश जी, 20 साल की उम्र में ये हार्ट अटैक का दर्द तो होने की संभावनाएं बहुत कम है, और अगर 2-3 महीने पहले ये दर्द हुआ था और अब इसके कुछ नहीं हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका हार्ट से रिलेशन नहीं होगा। अमरिंदर जी, जैसे कि इन्होंने अभी क्वेश्चन पूछा है, इस प्रकार के लोगों में, बहुत से लोगों में आवश्यकताएं और भ्रांतियां रहती हैं। मैं इसी वक्त इसका सब लोगों के लिए उत्तर देना चाहूँगा कि 20 की उम्र में तो बहुत ही कम होता है, लेकिन आजकल हम देखने लगे हैं 27 से 30 साल की उम्र में काफ़ी हार्ट अटैक आने लग जाते हैं। तो जैसे भी किसी भी भाई या बहन को इस प्रकार का छाती के अंदर भारीपन या दर्द का ऐसा लगता है और कोई ऐसा कोई कारण नहीं है, तो 40 साल की उम्र पे तो डेफिनेटली हमें ईसीजी करवा लेनी चाहिए। और ईसीजी के पश्चात में अगर पॉसिबल हो तो एक टीएमटी कर सकते हैं ऐसे केस में। मतलब हार्ट की स्थितियों को जानने के लिए ईसीजी और टीएमटी आवश्यक है। लोगों को 40 के उम्र वाले लोगों को रेगुलर इसको टेस्ट करवाते रहना चाहिए। 40 की उम्र के पश्चात जैसे 5-5 साल में आप एक ईसीजी कर सकते हैं, अपना कोलेस्ट्रॉल का जांच कराना चाहिए, एक ब्लड प्रेशर दिखाना चाहिए, शुगर की जांच करनी चाहिए। हार्ट अटैक के टाइम हम टीएमटी नहीं करते हैं, लेकिन अगर बीच बीच में किसी प्रकार का बाईं तरफ में या दाईं तरफ में कहीं पे ऐसा दर्द है सीने में जो कि आपको शक हो सकता है कि हाँ हार्ट की तकलीफ हो सकती है, तो ऐसे केस में अगर हार्ट अटैक नहीं है तो आप फर्दर हार्ट अटैक से बचने के लिए उसकी एक टीएमटी की जांच की जाती है, ट्रेडमिल पे दौड़ा के देखा जाता है कि इस प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं। एक और आम समस्या है लोगों में, कुछ लोगों का कहना है कि गैस का पेन, गैस के कारण भी चेस्ट में पेन या बीच में पेन और दूसरे कारणों के कारण पेन, तो ये दोनों में अंतर कैसे समझे कि ये गैस्ट्रिकाइटिस या जो गैस के कारण पेन है या अन्य कारण से पेन है? क्योंकि गैस वाले भी बहुत परेशान करता है। ये अंतर करना कोई आसान काम नहीं है। पहली बात तो मैं इसमें ये कहूँगा सभी लोगों को कि जब पहली बार ये दर्द उठ रहा है तो इसको आप हार्ट का ही मानिए। क्योंकि देखिए एसिडिटी जान नहीं लेगी, हार्ट कभी भी जान ले सकता है। और जैसा कि मैंने बताया कि कौन सा हार्ट अटैक जानलेवा होगा हम नहीं कह सकते। तो पहली बार अगर इस प्रकार का कभी छाती में भारीपन लगता है तो आप इसको हार्ट का तकलीफ मानिए।
अपने नज़दीकी चिकित्सक है उसके पास जाइए, वो एक ईसीजी करके देखेंगे, आपका बैकग्राउंड देखेंगे, और आपको अगर उन्हें लगेगा ईसीजी नॉर्मल है, थोड़ी देर बाद 2 घंटे बाद फिर रिपीट करके देखा, खून की जांच ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये हार्ट का नहीं हो। अगर इको भी नॉर्मल है तो ये गैस की तकलीफ है, आपको गैस की दवाई दी जाएगी ताकि आपको दोबारा ना हो। अगर उसी प्रकार की तकलीफ फिर आपको बाद में होती है तो आपको पता है कि हाँ ये गैस की है, अब मैं गैस की दवाई ले सकते हैं। अगर आपका टीएमटी नॉर्मल है, सारे फैक्टर्स आपने ठीक कर रखे हैं और उसी प्रकार की सेम परेशानी आपको होती है, तो बेहतर है कि आप गैस की नियमित रूप से दवाइयाँ लें। और गैस की परेशानियाँ अचानक नहीं होती हैं, अमूमन किसी प्रकार के खाने पे या उस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो पहली बार जब आपने देख लिया कि हाँ उस खाने से हो रही है और उस वक्त आपने डॉक्टर को दिखा लिया है कि हाँ ये हार्ट की तकलीफ नहीं है, तो अगली बार जो डॉक्टर ने दवाई बताई गैस की है वो ले सकते हैं। लेकिन ऐसे में आप ध्यान रखिए कि अगर उसी तरीके से आराम नहीं मिल रहा है, देखिए गैस की जो गोली होगी वो आपको कि अगले 10 मिनट में आराम दे देगी। आपके पास पता पड़ जाता है कि पहली बार ली थी तब 10 मिनट में हो गया, फिर 15 मिनट में आराम आया। तो अगर उसी वक्त में उस टाइप से आराम मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर उतना आराम नहीं मिल रहा है तो फिर तुरंत अगेन डॉक्टर से संपर्क करें। मतलब अगर एक सुविधा के तौर पे यह भी प्रयोग किया जा सकता है कि अगर दर्द है या भारीपन है तो आप गैस की गोली लें और देखें कि उस दर्द कम रहा है कि नहीं। अगर राहत मिल रहा है तो ये गैस का जी, लेकिन पहली बार में इसको कभी गैस का ना समझें। जब भी कोई भी भाई या बहनों, क्योंकि मैं आपको बताऊं अमरिंदर जी, हमारा डेली का ये वास्ता पड़ता है, 50% लोग जब पहली बार आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हाँ मुझे गैस का तकलीफ है। वो ईसीजी के बाद ही डायग्नोज होता है कि ये गैस का तकलीफ नहीं है भैया, ये हार्ट अटैक है। और समझाना लोगों को कई बार मुश्किल भी हो जाता है। तो ये गैस का और हार्ट का वास्तव में बहुत आपस में मिक्स्ड पिक्चर होता है इसका, और इस चीज़ का कन्फर्मेशन करने के लिए ईसीजी करने की आवश्यकता होती है। तो अगर उस प्रकार का पुराना तकलीफ नहीं है, सपोज आपको सेम तकलीफ है, उसी प्रकार का तकलीफ पिछले हफ्ते हुआ था, उसी प्रकार से हो रहा है, तो आप उसको मान सकते हैं और गोली लेकर के ट्राई कर सकते हैं। और एक और बात जो है, जैसे पिछले हफ्ते हुआ ये हो रहा, तो गैस के कंटिन्यूअस रहता है कि बीच बीच में करके आता है? कुछ लोगों को कंटिन्यूअस भी शिकायत रहता है कि हमारे दर्द। देखिए उसके भी कारण है कि अगर सपोज पेट में अल्सर है तो कंटिन्यूस दर्द रहेगा। अल्सर का एक बार आपने इलाज ले लिया तो दर्द आपका ठीक हो जाएगा। फिर इसके भिन्न प्रकार के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर रहते हैं, जैसे कि स्मोकिंग कर लिया या कोई ड्रिंक कर लिया या आपने कोई तामसिक या मिर्ची वाला भोजन कर लिया, तो उसके पश्चात इस प्रकार की गैस की तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार से होती है। तो अगर ज़्यादा भोजन कर लिया, पार्टी में चले गए, तो उसके पश्चात होने लग जाती है। लेकिन इसके अंदर ये क्लियर करना कि ये वाली तकलीफ गैस की है, ये वाली हार्ट की है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, आपको बैकग्राउंड है, हिस्ट्री है, किस प्रकार की तकलीफ पहले होती आई है, तो हम उसको समझ सकते हैं कि हाँ गैस की है। और एक बार गैस की नियमित दवाई आप लेकर के देख लें, और उसी समय में जितने अंतराल में आपका अमूमन आराम आ जाता था, अगर आराम नहीं आ रहा है तो हार्ट के होने की संभावनाएं हो सकती हैं। जी, गैस का जो नियमित आप दवा लेने की बात कर रहे हैं, वो कौन सी दवा है जो सेफ है, जो लोग ले सकते हैं और प्रयोग के तौर पे देख सकते हैं, जहाँ खास करके वहाँ जहाँ अन्य सुविधा उपलब्ध नहीं है? बाकी शहरों वाले लोगों को तो यही कहना पड़ेगा कि वो ज़रूर चेकअप करवाएं, जल्दी चेकअप करवाएं। लेकिन कोई खास कारण से अगर नहीं वैसा करवा रहे हैं तो गैस की वो दवा प्रयोग के तौर पे कर सकते हैं, लेकिन करना ठीक नहीं है बगैर डॉक्टर के दिखाए हुए। जी, देखिए अगर इसमें जैसे कि मैंने उनको बताया कि जो रिस्क फैक्टर हैं, अगर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, इस प्रकार के रिस्क फैक्टर हैं, तो वो तो ना ही प्रयोग करें तो ठीक है। इस पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एक मनोज जी हैं इटावा से, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार मनोज जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ, पूछना था हमको कि जो है अगर जो गैस जो बनती है तो उससे जो है तो सीना में दर्द होने लगा था या जलन होने लगती है, तो इसके क्या चांस होते हैं? ये कुछ उसके हैं वो संकेत के नहीं? ये हर बार भोजन खाने के पश्चात होती है तो एसिडिटी की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन मनोज जी, एक बार पहली बार जब भी ऐसा दर्द उठे, या अगर आपको दर्द उठ रहा है और आज तक अपने जांच नहीं करवाई है, तो एक बार ईसीजी करवा करके निश्चित कर लें कि हाँ ये गैस का ही है। लेकिन अगर बार बार उठ रहा है, हर हफ्ते उठता है, तो ऑब्वियसली ये हार्ट का नहीं है, क्योंकि हार्ट का जब होता है तो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक और काफ़ी अलग लक्षणों के साथ में आता है। और हर बार खाना खाने के बाद इस प्रकार के लक्षण हो रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली ये गैस का होगा। लेकिन एक बार जांच जरूर करवाएं। नहीं, क्योंकि आम लोग ये दोनों में फर्क नहीं कर पाते हैं और कंटिन्यूसली इग्नोर करते रहते हैं कि चलो ये तो गैस का है, उसका भी था, कभी फांकी का इस्तेमाल कर लो या कभी और जो नुस्खे हैं घरेलू नुस्खे उसको इस्तेमाल कर लो। तो इस प्रकार काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है और तब जाकर वो और वो काफ़ी नुकसानदेह होता है, क्योंकि
समय गुजरने के साथ साथ जो है हार्ट का जो इलाज जो टाइमली हो सकता था हाँ, तो वो हम इसलिए चूक जाते एसिडिटी हैं। का जो दवा है वो आप करके देखें, अगर 1-2 दिन में फ़र्क पड़ता है तब तो ठीक है, वरना वो डॉक्टर के नहीं, पास। हार्ट अटैक का अगर है और हमें अगर लग रहा है शक कि ये रूटीन गैस का जैसा होता है उस प्रकार का नहीं है, कुछ अलग है, तो तुरंत संपर्क करें। क्योंकि देखिए बाकी सब दवा बीमारियां जो हैं वो आपको वक्त दे सकती हैं, लेकिन हार्ट अटैक अपने आप में ऐसी बीमारी है कि वो शुरू होने से पहले बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देती है। जी, जी। कब उसमें जानलेवा हो जाएगी, कब उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, उतना वक्त हमें नहीं मिल पाता है। ओके। और इसलिए तो दर्शकों को ये कहना होगा कि अगर गैस का भी है तो आप एक बार ज़रूर जाइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मत सोचिए कि हम उसको इंतजार गैस करते का आप मत सोचिए, आप अपने डॉक्टर को सोचने दीजिए, डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को एक बार दिखाएं, एक बार ईसीजी करवाएं, और उसी प्रकार का एक बार डॉक्टर कहता है कि नहीं ये गैस का है और उसी प्रकार का आगे होता है तो उसको आप मान सकते हैं। लेकिन उससे भिन्न प्रकार का, या उससे ज़्यादा तीव्रता का, या उससे ज़्यादा लंबे समय तक होता है, दूसरी बार भी होता है, तो फिर दोबारा डॉक्टर से संपर्क करें। तो एसिडिटी के लिए कम रिस्क का वाला दवा कौन है? देखिए एसिडिटी के लिए वैसे अगर अपने ये क्लियर हो गया है कि ये हार्ट का नहीं है और एसिडिटी का है, तो उसमें 2 प्रकार की, या तो आप गोलियां ले सकते हैं या दवाइयां ले सकते हैं, पीने की सिरप ले सकते हैं। जैसे कि पीने की सिरप जो मुख्यतः आती है भिन्न भिन्न नामों से आती है, जैसे कि कॉमन अगर हम सोचें सुनते हैं नाम डाइजिन, म्यूकेन जेल, जी। इस प्रकार की इस सिरप पर बात करेंगे। कुमार रंजन जी पटना से हैं, उनसे उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार रंजन जी, सर अपना सवाल पूछिए। जी सर। जी अपना सवाल पूछिए। सर हमको सर मेरा उम्र 24 साल है। जी सर मेरा उम्र 24 साल है सर। ओके ओके, बोलिए। जी सर, एक बार क्या हुआ सर कि हमको हंसनी का सर शिकायत हुआ हम्म। सर। उसके बाद सर इको और ईसीजी टेस्ट करवाया मैं, हम्म। और सीबीसी एक टेस्ट हुआ सर, ब्लड टेस्ट। हाँ हाँ बोलिए। सर उसमें सर एमसी भी सर बढ़ा हुआ था, एसनोफिलिया भी बढ़ा हुआ था। दोबारा करेंगे तो सर क्या है सर जो प्रॉब्लम है जो हार्ट से रिलेटेड है सर? नहीं, जरा प्रश्न दोबारा पूछेंगे अपना भाई साहब, क्या एक क्या बार- बढ़ा हुआ है? जी क्या क्या बढ़ा हुआ एक बार फिर से बता दें। सर, उस टेस्ट में सर एमसी भी बढ़ा हुआ था हम्म। और सर एसनोफिलिया बढ़ा हुआ था हम्म। जी। और सर बस यही 2 चीज बढ़ा हुआ था सर। बाकी सर इयोसिनोफिलिया और ये बढ़ा हुआ है, हाँ। इसका हार्ट से अमूमन संबंध नहीं होता है। अगर इको नॉर्मल है तो हार्ट की तकलीफ होने की संभावनाएं आपकी कम है। ये जो एमसीवी बढ़ा हुआ आप बता रहे हैं और इयोसिनोफिलिया जो बता रहे हैं, ये खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन और जो उसके साथ में जो दूसरी WBC सेल्स होती हैं उन दोनों से रिलेटेड है। तो यह खून से रिलेटेड है, हार्ट से रिलेटेड नहीं है। और बाकी आपके चिकित्सक आपको बता सकते हैं, जो भी फिजिशियन के हैं, इसके बढ़ने के कुछ अलग कारण होते हैं, तो उनका इलाज करवाइए आप। और ऐसे भी 24 वर्ष की उम्र में हार्ट का हार्ट शिकायत होना, हार्ट अटैक की संभावनाएं कम है। वैसे अमरिंदर जी, हार्ट की भिन्न भिन्न प्रकार की पैदाइशी भी कुछ बीमारियां होती हैं, जी, जी। हो सकती हैं, लेकिन इस उम्र के अंदर हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सोचने की आवश्यकता कम है। तो जैसा कि हमने पहले चर्चा में हम बात कर ही रहे थे, डाइजिन का प्रयोग जी, करें। डाइजिन का है जो गोली, और गोली भी आती है उसकी, या अगर हम दूसरे हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आते हैं जो कि रेबिप्राजोल या पेंटोप्राजोल नाम से आते हैं, मार्केट में भी भिन्न भिन्न प्रकार से आते हैं। लेकिन एक बार जब पहली बार दर्द होता है तो मैं कहूँगा कि आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, और डॉक्टर ही आपको लिख करके देंगे, वो लिखी हुई दवाई ही आप बाजार से जा करके खरीदें। अपने आप में इस प्रकार की हार्ट से रिलेटेड चिकित्सा करने की कोशिश ना करें, वो कभी भी जानलेवा हो सकती है। जी। तो एक तो हुआ गैस का, और इस पर हम लोग को बहुत चर्चा की है। दूसरी बात, कुछ लोगों का कहना होता है कि जो नसें हैं, जो आप भी बता रहे थे कि 3 तरह के नसें होते हैं, उसमें कुछ में मोटापा आ जाना या थोड़ा फैटी हो जाना। जी जी जी। तो उसकी वजह से क्या शिकायत हो सकती है और उसका क्या निराकरण हो सकता है? देखिए नसों में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है। यह कोलेस्ट्रॉल जितना हम खाते हैं वो लीवर में जाता है। लीवर में भिन्न प्रकार के कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, उनमें से एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो धमनियों में जाकर के जमा होने लग जाता है। इस कोलेस्ट्रॉल के साथ में फैट के साथ में कुछ प्रकार की और चीज़ें जमा होती हैं। फैटी स्टिक्स काफ़ी कम उम्र में शुरू हो जाती हैं, धीरे धीरे ये बढ़ते जाते हैं, प्लाक्स बढ़ते जाते हैं। जब किसी कारण से ये रिस्क फैक्टर वाले पेशेंट में ये प्लाक का रप्चर होता है और नस को संपूर्ण रूप से बंद कर देते हैं या लगभग संपूर्ण रूप से बंद कर देते हैं, तो वो हार्ट अटैक होता है।
लेकिन ये तो हार्ट अटैक में अचानक बंद हो जाती है। लेकिन अभी अगर सपोज हार्ट अटैक नहीं होता है और प्लाक धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है वो नस को वैसे भी बंद कर दे। ऐसे केस के अंदर व्यक्ति को हार्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन एंजाइना होने लगता है। आपने सुना होगा, जी, डॉक्टर बताते हैं कि आपको एंजाइना का परेशानी है और आप आगे एंजियोग्राफी करवाइए। एंजाइना पे हम लोग चर्चा और करेंगे। पहले नासिक से गंगाधर जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, हाँ जी सर जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं महाराष्ट्र से जी बोल रहा हूँ सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ, तो मुझे गैस ज्यादा होता है आणि तब तक गोली ली तो इसके लिए अच्छा होता है, और बाद में गोली बाद दवा लिया नहीं कि फिर भी गैस मुझे ज्यादा सप्लाई होता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? गैस ज़्यादा होता है और दवा भी खाते हैं उसके बाद। अच्छा, गैस से रिलेटेड है। गैस अगर ज़्यादा होता है तो देखिए, जैसे हमने बताया, अपने चिकित्सक से मिलकर के आपने दवाइयाँ लेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली ठीक हो जाएगा। और खान पान में सुधार करें, खान पान में जो स्पाइसी फूड है उसका अवॉइड करें, और नहीं तो उसमें डॉक्टर से, या जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, जैसे हमारा हार्ट का रोग है कि हम स्पेशलिस्ट हैं, ऐसे ही गैस्ट्रो के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो एक एंडोस्कोपी की जांच करते हैं। भोजन में जो नली डालते हैं, एक दूरबीन डालते हैं, उससे आपकी भोजन नली और पेट तक दूरबीन से जांच कर लेते हैं। उसमें कहीं पे कोई अल्सर या कोई तकलीफ है, उसका फिर में आपको वो इलाज बताएंगे। उसका कोर्स चलता है 4 से 6 हफ्तों का। वो दवाई लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। जी, उससे पता चल जाएगा गैस क्या बनने का कारण क्या है। और अगर वजन ज़्यादा है, वजन कम कीजिए, भोजन पे खान पान थोड़ा ठीक कीजिए, तो गैस का प्रॉब्लम कम होगा। इन सब में एक्सरसाइज कितना लाभदायक साबित होगा? एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, पूछी है, और मैं इसमें स्पेशली लोगों को बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इसके अंदर अहम रोल प्रेजेंट करती है। जैसे कि हमने बताया कि नसें जब बंद होने लगती हैं तो उनके अंदर कोलेट्रल्स बदल होते हैं। कोलेट्रल माने कि आपकी दूसरी नस से नेचुरल बाईपास ग्रो होने लग जाता है, जो दूसरी नस से जो नस बंद है उस एरिया के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ने लगती है। तो इन कोलेट्रल की ग्रोथ जो देखी गई है वो एक्सरसाइज से ही सबसे ज़्यादा होती है। एक्सरसाइज से आपके शरीर का संतुलन ठीक बनता है। एक्सरसाइज के कारण से आपके हृदय को इफेक्टिव ज़्यादा होता है, उसका कार्डियक आउटपुट ठीक होने लगता है, हृदय गति कम होने लगती है, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी लाभदायक चीज़ें हैं। एक्सरसाइज नियमित, कम से कम जिसको हम कहते हैं 45 मिनट तक नियमित एक रेगुलर व्यायाम करें। प्रतिदिन के 45 मिनट आप जॉगिंग कर सकते हैं, हल्के फुल्की ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, या कोई भी जो भी आपको खेल पसंद हो आउटडोर का वो खेल खेल सकते हैं। और हफ्ते में 5 दिन 45 मिनट हमारा गोल रहना रहता है कि हृदय के प्रति अगर हमने करना है तो इतनी एक्सरसाइज बहुत है। बहुत ज़्यादा विगरस जिम में जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ओके, वॉकिंग 5 days इन अ वीक एनफ है? ब्रिस्क वॉकिंग मिनिमम 5 days इन अ वीक और 45 मिनट्स पर डे। ओके, और योगी की एक्सरसाइज जो खास करके हार्ट के लिए उपयुक्त हो, उसके बारे में कुछ बताएंगे? नहीं, वो मैं आपको नहीं सलाह दूंगा कि हम इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करें, क्योंकि देखिए जो योगिक एक्सरसाइज होती हैं उसमें कई बार हम सांस रोकना बताते हैं, पेट पे दबाव देना बताते हैं। इससे वालसलवा प्रकार का मैन्यूवर होता है जो हार्ट के ऊपर नुकसानदायक प्रभाव डाल सकता है। ओके, तो इसलिए वॉकिंग इज द सेफ एक्सरसाइज फॉर द हार्ट पेशेंट। एक सत्या जी हैं आगरा से, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। हेलो सर। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बहुत सी जगह एक्सरसाइजें खुली हुई हैं और वहाँ ये कहा जाता है कि ये एक्सरसाइज करने से आपकी लंबाई बढ़ सकती है या इस एक्सरसाइज से मसल बढ़ सकती है, तो ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है? उसके साथ साथ कुछ फूड्स हैं जो मार्केट में हैं, वो कहाँ तक सही या गलत है? मसल एक्सरसाइज से मसल, देखिए मसल एक्सरसाइज से मसल बढ़ेगी। किसी भी चीज़ को आप यूज़ करेंगे तो उसकी ग्रोथ होती है। अगर आप जैसे डंबल्स करेंगे तो आपके बाजू की मसल बढ़ेगी, या भिन्न भिन्न प्रकार की एक्सरसाइज करेंगे उससे मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है। लेकिन इसके कारण से कोई हार्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, या हार्ट की मसल का ताकत इससे नहीं बढ़ता है। और दूसरी बात, जैसे कि आपने पूछा कि जो मार्केट में जो पदार्थ हैं भिन्न भिन्न प्रकार के, देखिए उसको जब तक कि पूरा उसका केमिकल कंपोजिशन आप न पढ़ लें तब तक आप उसके बारे में मत यूज़ कीजिए। आप जानते हैं कितनी बार स्टेरॉइड्स लगा दिए जाते हैं, स्टेरॉइड्स की ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं जो कि तुरंत प्रभाव डालती हैं, तुरंत एक बार उससे अच्छा भी लगने लगता है, लेकिन लंबे समय में शरीर को वो काफ़ी ख़राब करती हैं। तो उसका पूरा केमिकल कंपोजिशन पढ़िए, केवल उसके नाम पर मत जाइए कि इसके नाम क्या है और वो किस चीज़ का एडवर्टाइज कर रहे हैं।
आप उसका कंपोजिशन पढ़ करके ही उसमें कंपोजिशन देख करके अंदाज़ा लगाइए, या उसके बारे में पढ़िए कंपोजिशन का कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि शरीर को फ़ायदा करती हैं। प्रोटीन्स है फ़ायदा करती हैं, लेकिन स्टेरॉयड या इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं वो नुकसान करती हैं। ओके, अच्छी बात है। एक दो क्वेश्चन और हम लोग लेंगे, लेकिन को उसके पहले हम लोग जो 2-4 बीमारियां हैं, खास करके एक अंजाइना आपने बताया, उस पर चर्चा कर लें। अंजाइना को कैसे समझे कि ये अंजाइना है? देखिए, जैसे कि हमने बताया कि जब हार्ट के अंदर फैटी स्ट्रिक्स बनती हैं, फिर प्लाक बनता है, फिर नस बंद होने लगती है। जब नस काफ़ी हद तक बंद हो जाती है, 70% से कम नस तक जब तक बंद होती है, वो कोई परेशानी नहीं करती है, वो केवल भिन्न प्रकार के टेस्टों के द्वारा ही पता पड़ सकती है। जब 70% से ज़्यादा बंद होती है तो व्यक्ति को चलने फिरने में थोड़ा छाती में घुटन का महसूस, थोड़ा घुटन का आभास होने लगता है, और वो थोड़ी देर बैठता है तो वो ठीक हो जाता है। इसी को हम एंजाइना कहते हैं। जब ये 70% बंद होती है या लंबे समय लंबा एरिया बंद होता है तो इस प्रकार की तकलीफ शुरू होती है। फिर धीरे धीरे और बंद होती जाती है, 80%, 90%, और एक वक्त ऐसा भी आता है कि व्यक्ति को बैठे बैठे भी थोड़ा सा भी चले तो उसको एंजाइना का आभास होने लगता है। ऐसे में चिकित्सक से अपने संपर्क करें, वो दवाइयाँ देते हैं। अगर दवाइयों से आराम नहीं आ रहा होता है तो हम ऐसे में केस में एंजियोग्राफी की सलाह देते हैं। एंजियोग्राफी से हमें पता पड़ जाता है कौन सी नस कितने प्रकार से कहाँ से बंद है, और फिर उसके लिए कौन सा बेहतर तरीका है। इसमें मोटे तौर पे 2 तरीके हैं। दवाइयों से अगर काम नहीं चल रहा है तो या तो वो नस एक जगह अगर बंद है तो उस नस की एंजियोप्लास्टी की जाती है। अगर मल्टीपल जगह बंद है या व्यक्ति डायबिटिक है तो ऐसे केस के अंदर बाईपास सर्जरी की जाती है। आप जानते होंगे जैसे कि अपने प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी की भी पहले बाईपास सर्जरी हुई थी, उनकी नसें बंद थी, फिर उनकी नसों के अंदर स्टेंट लगाने पड़े, फिर बाईपास। तो अपने आप में ये सोचना है कि बाईपास के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी आपको परहेज करने की आवश्यकता है। बीमारी की स्पीड कम रहे उसके लिए नियमित दवाइयाँ लेने की आवश्यकता है। सही बात है। एक दो और मिथ है इससे जुड़े हुए हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हमारे फैमिली हिस्ट्री ऐसा नहीं है तो हमको हार्ट डिजीज नहीं होंगे। एक दूसरा लोगों का कहना है कि मैं काफ़ी नियमित रूप से एक्सरसाइज करता हूँ, काफ़ी अच्छा खान पान खाता हूँ, हमको ये बीमारी नहीं होगा। ये किस हद तक सही है? ये बिल्कुल गलत है। दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। जैसे कि पहला आपने बताया कि फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की नहीं है, तो भाइयों हर एक की फैमिली हिस्ट्री हार्ट अटैक की नहीं होती है। जिनकी होती है उनमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं दोबारा हार्ट अटैक की होती है। इस पर लेकिन डॉक्टर साहब चर्चा करेंगे। पहले मुकेश कुमार जी का प्रश्न लेते हैं, लुधियाना से हैं। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। नमस्कार जी। जी सवाल पूछिए। सर ऐसा है कि मेरे को गैस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो उसके वजह से तो उसके वजह से मेरे गैस में डकार सी आती है, मेरे को अंदर ऊपर की तरफ चढ़ने लगती है और सीना थोड़ा जटा। देखिए, जिस प्रकार से आप जो बता रहे हैं उसमें जैसे हमने पहले बताया कि आपने डॉक्टर से दिखाएं, और वज़न ज़्यादा है वज़न कम करें, खान पान के अंदर थोड़ा संयम बरतें, और अगर ज़रूरत पड़ती है और दवाइयों से कंट्रोल नहीं आ रही है तो एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। वो आपको बताएंगे पोस्चर बैठने का क्या होना चाहिए, किस प्रकार से लेटें, और वज़न कम करने से इन चीज़ों के अंदर आराम पाया जा सकता है। या फिर वो नियमित एक दवाई शुरू करनी पड़ेगी, उससे भी आराम हो जाएगा। अगर उन सब से आराम नहीं होता है तो फिर एंडोस्कोपी की जाँच करके देखनी पड़ेगी। ओके फाइन। हम लोग चर्चा कर रहे थे वो 2 मिथ जो जुटा हुआ है। अमरेंद्र जी, जो हमने बात करी थी कि अगर सपोज किसी के रिश्ते के अंदर या किसी के भाई बहन किसी रिश्तेदारी में हार्ट अटैक नहीं है तो उसके कारण से ये मानना कि मुझे हार्ट की तकलीफ नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत है। अगर है तो होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, अगर नहीं है तो ये चीज़ की अब से हमें इम्यूनिटी मिली हुई है, हमें ऐसी बीमारी नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत मिथ्या बात है। दूसरी आपने कहा कि मैं एक नियमित, मेरे को कोई ब्लड प्रेशर शुगर नहीं है और मैं एक नियमित व्यायाम भी करता हूँ तो मुझे हार्ट प्रॉब्लम नहीं हो सकती, ये भी एक मिथ्या है। देखिए, सब लोग जो हैं नियमित मतलब व्यायाम करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, उसके बावजूद भी हार्ट अटैक हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि अभी तक हार्ट अटैक क्यों होता है ये साइंस को पता नहीं पड़ा है। जितने हैं हमारे पास रिस्क फैक्टर हैं, ये कॉज नहीं है हार्ट अटैक। रिस्क फैक्टर अपने आप में हार्ट अटैक होने की चांसेस को बढ़ाते हैं। अगर रिस्क फैक्टर हैं तो चांसेस ज़्यादा होंगे, रिस्क फैक्टर नहीं है तो चांसेस कम होंगे, लेकिन चांसेस 0 नहीं हो सकते हैं। तो एक और सवाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग का आज कार्यक्रम सुरेश शर्मा जी हैं, उनका सवाल लेते हैं। बताइए। सुरेश शर्मा जी नमस्कार, आप अपना सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए।
लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। जी सवाल पूछिए। हाँ जी डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी। सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब जी सवाल पूछिए, आपकी आवाज़ आ रही है। सुरेश शर्मा जी सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। उनसे संपर्क टूट चुका है। ओके, तो जो रिस्क फैक्टर की आप बात कर रहे हैं, तो वैसे रिस्क फैक्टर जो जिस पर अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है वो कौन कौन से हैं? देखिए, कुछ रिस्क फैक्टर हैं जो हम बदल नहीं सकते जी। जैसे कि लिंग है, पुरुष है, उसमें हार्ट अटैक की ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। उम्र हमारी बढ़ती जाती है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट डिजीज़ है, वो उनको हम बदल नहीं सकते। लेकिन जो बदल सकते हैं वो है, सबसे पहली चीज़ है स्मोकिंग। स्मोकिंग अपने आप में बहुत ही गंदी और भयावह बीमारी है, जिसके कारण से हार्ट अटैक और कैंसर जैसे भयावह बीमारियां हो सकती हैं। तो पहली चीज़ तो हमें स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए। जो भी भाई या बहन स्मोकिंग करते हैं वो पहले स्वयं की बंद करें, और उसके पश्चात उनकी जिम्मेदारी बैठती है कि वो अपने समाज में अपने मित्रगणों की स्मोकिंग बंद करवाएं। इस प्रकार से आप उनकी एक हेल्प तो तभी कर रहे हैं कि आप उनको हार्ट अटैक की या कैंसर होने की संभावनाओं को कम कर रहे हैं। स्मोकिंग के पश्चात आता है आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहना चाहिए। उसके लिए नियमित अपने डॉक्टर से संपर्क रहें, जो वो दवाई देते हैं उसका दवाई का सेवन करें। ऐसे ही शुगर है, डायबिटीज़ एक बार बीमारी होगी वो ख़त्म तो नहीं हो सकती है, लेकिन आप अपनी शुगर अगर कंट्रोल रखेंगे तो शुगर से होने वाले नुकसानों से अपने बच सकेंगे। तो नियमित व्यायाम करें, स्मोकिंग से परहेज करें, ब्लड प्रेशर और शुगर को अपना कंट्रोल रखें। और जो डॉक्टर दवाइयाँ देता है वो दवाइयाँ जरूर लें। ऐसे में मैं आपसे 1 मिनट एक्स्ट्रा चाहूँगा मनिंदर जी कि ये दवाइयाँ जो आपको दी जा रही हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं आपकी बीमारी के लिए। ओके, चलिए एक लास्ट सवाल लेते हैं। कल्पना जी हैं नासिक से। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। मेरे पति को एसिडिटी चतरा से और गैस का प्रॉब्लम है। गैस का प्रॉब्लम है। हाँ, दवाई लेने तक ठीक रहता है, अच्छे रहते हैं। फिर ये भी अच्छा सवाल है। दवाई लेने पर ठीक रहता है, जब दवा नहीं लेते हैं तो गैस का प्रॉब्लम। आप थोड़ा खान पान में थोड़ा सुधार कीजिए, मिर्च मसाले वाला खाना बंद कर दीजिए बिल्कुल, और एक्सरसाइज कीजिए। और दवाई जो है वो खाने से, भोजन से पहले लीजिए। अगर जैसे ये बता रहे हैं तो ऐसे केस में क्या होता है कि हो सकता है छोटा कोई अल्सर हो पेट में, उस अल्सर का एक बार पूरा इलाज कराइए तो संपूर्ण रूप से ये बीमारी खत्म हो सकती है। तो हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ जो दवाइयाँ हैं वो जो आपके चिकित्सक आपको लिखते हैं वो बीमारी के लिए लिखते हैं, वो रोज़मर्रा की आपकी तकलीफ से उसका कोई रिलेशन नहीं है जी। देखिए, हार्ट की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, ये लंबे समय तक एक बार बीमारियां हो गई तो लंबे समय तक चलती हैं, लगभग ताउम्र चलती हैं। इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ख़त्म नहीं किया जा सकता। आज आप दवाई ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल आएगा, लेकिन दवाई बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक संभावना है कि आपका ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ जाए। ऐसे केस में आपको तकलीफ नहीं होती है, लेकिन बाद में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दवाई कोई भी व्यक्ति बंद करें, जब डॉक्टर ने लिखी हैं ऐसी दवाइयाँ जो कि बीमारी के लिए हैं, तो उनको बिना चिकित्सकीय सलाह के बंद ना करें। ओके, अच्छी बात है मित्रों। जैसा कि डॉक्टर साहब बताएं, चिकित्सीय सलाह बहुत ज़रूरी है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो व्याख्यान अभी यहाँ दिया गया, इसका उद्देश्य आपका इलाज करना नहीं है, बल्कि केवल आप तक ज्ञान पहुँचाना। इससे आप समझ सकते हैं आपकी समस्या क्या है, आपका प्रॉब्लम क्या है, क्या बीमारी है। लेकिन इसके इलाज के लिए आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं, और जैसा डॉक्टर कहें वैसा करें, और उसके बाद ही अपने इलाज शुरू करें, वरना आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आप इस इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं, लेकिन आप इसके आधार पर चिकित्सा स्टार्ट नहीं कर दें। वो डॉक्टर लोग ही कर सकते हैं, और डॉक्टर से दिखाएं उसके बाद ही करें। तो इन शब्दों के साथ मित्रों आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद, और आपकी ओर से डॉक्टर नरेश गोयल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला और हम लोगों के सामने हृदय से जुड़ी बीमारियों और हार्ट अटैक के बारे में अपना जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो रखे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।